हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के डेली करंट अफेयर को। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मई के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। पीडीएफ कहां मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चेकआउट कीजिए। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से आप इसे ले लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के द्वारा एएमसीए प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई। एएमसीए प्रोग्राम का पूर्ण रूप क्या है? यहां पर अगर हम एएमसीए प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका पूर्ण रूप है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। देखिए, अभी फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में जो वॉर हुआ था, उसके बाद हमें ये चीज तो रियलाइज हो गई कि इन फ्यूचर हमको 3 फ्रंट पर भी वॉर करना पड़ सकता है। पाकिस्तान एक तरफ से हमारे खिलाफ है, दूसरी तरफ से बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी भारत के खिलाफ स्टेप लेती रहती है, चाइना हमारे अगेंस्ट है ही। ऐसी कंडीशन में हमको चाहिए होगा कि आगे चलकर हमको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल पाए। अभी तक देखिए हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है ना, वो नॉर्मली 4th+ जनरेशन देखने को मिलता है। 4.5 जनरेशन के हमारे पास एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, तेजस जैसे, जिसके इंजन भी अभी तक हम खुद नहीं बना पा रहे। तो हम राफेल के लिए और ऐसे दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर है। अब इन फ्यूचर अभी तक ऐसे काफी देश हैं, 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना लिए हैं। इनमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। और चाइना ने अभी घोषणा की है कि वो J-35 जो कि उसका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान को देगा। देखिए, पाकिस्तान के पास वैसे तो सरप्लस पैसा है नहीं कि वो चाइना से खरीद पाए, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने हाल ही में मंजूरी दी है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को, एएमसीए प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के तहत भारत में ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। अब यहां पर देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ ऑप्शंस खुले रखे हैं, जैसे एचएएल, डीआरडीओ और इनके साथ जो प्राइवेट कंपनीज है वो मिलकर जॉइंट वेंचर के आधार पर इनका निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर सकते हैं। तो देखा जाएगा इंडिया में जॉइंट वेंचर के आधार पर अब कोई भी कंपनी हो, चाहे वो अमेरिका की हो, विदेश की हो, कहीं की भी हो, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो, वो भी यहां पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान इंडिया में ही अब मैन्युफैक्चर किया जाएगा। देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद काफी ऐसा जो इंटरनेशनल मीडिया, उसमें ऐसी भी खबर चल रही थी कि अब इंडिया को खरीदना पड़ेगा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अमेरिका से, रशिया से, क्योंकि देखिए चाइना से तो लेंगे नहीं, तो अमेरिका या रशिया से उनको लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इंडिया देखिए क्यों किसी से फाइटर जेट या फिर ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे, खुद ही घर में हम बनाएं। और इन फ्यूचर 10-20 साल में, आने वाले समय में हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो ठीक है, हमारे पास थोड़ा समय है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी पूरा जो फोकस है वो आगे 10-20 साल तक हमारे आर्म्ड फोर्स पर रहने वाला है, डिफेंस पर रहने वाला है कि हम डिफेंस सेक्टर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें भविष्य में ये छोटे छोटे देश तो एटलीस्ट आंखें ना दिखाए। जैसे मालदीव को हम ले, आपने देखा लास्ट ईयर उसके साथ भी हमारा डिस्प्यूट हुआ था। तो ये टापू पे बसे हुए देश हैं, लिटरली अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे ना, तो ये समुद्र में, हिंद महासागर में टापुओं पे बसे हुए, और ये भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे देशों को तो एटलीस्ट क्या डरना ही चाहिए हमसे, है ना। इवन अभी आपको पता है, हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 4थी बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना है। तो ऐसी कंडीशन में जरूरी है कि हम हमारे डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करें। इसीलिए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, ताकि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को हम घर में ही बना सके। इससे होगा ये कि फॉरेन कंट्रीज पर हमारी जो डिपेंडेंसी है एयरक्राफ्ट को लेकर, वो खत्म होगी। 5th जनरेशन तो वैसे भी हमको अभी कोई नहीं दे रहा, मांगने जाएंगे वो बोलेगा कि 20 साल बाद डिलीवरी मिलेगी, 10 साल बाद डिलीवरी मिलेगी, और पैसा अलग लगेगा बहुत ज्यादा। तो इसी कंडीशन में हम अपनी सेना के लिए ही मॉडर्न और स्वदेशी रूप से निर्मित विमान बना सकें 5th जनरेशन के, इसीलिए इस प्रोग्राम को हाल ही में शुरू किया गया है।
फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट यहां पर बनाए जाएंगे, ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि बहुत ज्यादा तेज होते हैं, रडार से इजीली बच जाते हैं। इन्हें कहा जाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जो कि रडार को चकमा देकर किसी भी दुश्मन देश में अटैक कर सकते हैं। यह काम हमारे राफेल ने भी किया है, लेकिन अगर जनरेशन और ज्यादा ऊंची होती है, बहुत सारे देश है जैसे चाइना, अमेरिका, ये सिक्स्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, और अभी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी नहीं है। हमारे पास ओल्ड फाइटर जेट्स हैं जैसे मिग 21, ये रिटायर हो चुके हैं। तेजस है, लेकिन वो 4.5 जनरेशन का है, उसके लिए अभी मैंने आपको कल एक हैशटैग बताया था, फंडिंग कावेरी इंजन, है ना, उसका इंजन भी हम इंडिया में नहीं बना पा रहे। लेट्स सी इन फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन का हम इंडिया में कैसे बनाएंगे, देखते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास भी काफी अच्छी है, अगर गवर्नमेंट फंडिंग करती है सही तरीके से तो हम इसका निर्माण इंडिया में ही कर सकते हैं। तीन देश जिनके पास फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उनमें देखिए अमेरिका के पास F-22 और F-35 देखने को मिलता है। रशिया के पास Su-57 देखने को मिलता है। इसके अलावा चाइना के पास J-20, J-35 जैसे फाइटर जेट देखने को मिलते हैं। अब हमें इंडिया से या तो अमेरिका से F-35 लेना पड़ता, या S-57 हमको लेना पड़ता रशिया से, और बहुत पैसा लगेगा, इसलिए हम इसको अब घर में ही बनाएंगे। और भाई देखिए 10-20 खरीदेंगे, 50 खरीदेंगे, इससे अच्छा है कि हम जब घर में बनाने लगेंगे तो 500,000 एयरक्राफ्ट का भी निर्माण कर पाएंगे। अभी इसके लिए लक्ष्य डिसाइड किया गया है 2031 तक का, कि 2031 तक एटलीस्ट इसका काम फ्लोर पर आ जाए, और 2034 तक ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जा सके। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है इनिशियली AMCA प्रोजेक्ट के तहत। भारत के पास अभी 4.5 जनरेशन के जो जेट हैं उनमें राफेल देखने को मिलेगा, फ्रांस से हमने लिया है। सुखोई हमको देखने को मिलेगा जो हमने रशिया से लिया है, और तेजस जो कि भारत ने खुद बनाया, लेकिन इसका इंजन हमको अमेरिका से परचेस करना पड़ता है। तो इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए अब हमने लॉन्च किया है AMCA प्रोजेक्ट को, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट रखा गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये कितना जरूरी है। हो सकता है कि अब इंडिया का ध्यान अगर गवर्नमेंट का इस पर गया है तो कावेरी इंजन को भी इंडिया में डेवलप किया जा सके इन फ्यूचर, तो उस पर भी काम इंडियन गवर्नमेंट कर पाए। आगे आएंगे, वर्ल्ड हंगर डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे की बात करें, विश्व भूख दिवस यह मनाया जाता है हर साल 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश, जितने भी लोग हैं, उन्हें कुपोषण और भूखमरी के खिलाफ एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अवेयर करना। सभी देशों को कि भाई कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालो ताकि हम वर्ल्ड में भूखमरी, भूख की स्थिति या कुपोषण से निपट सकें। और इसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी में योगदान देने वाले जितने भी फैक्टर हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होता रहता है देशों के मध्य में। फॉर एग्जांपल गाजा अगर हम देखें, इजराइल और गाजा या फिलिस्तीन के वॉर में गाजा में भूखमरी की बहुत ज्यादा स्थिति, लोग वहां पर भूख से मर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज, पानी गिर गया, सूखा पड़ गया, अनाज उत्पादित हो ही नहीं पा रहा है, पॉवर्टी, गरीबी, गरीब देश है जैसे अफ्रीका के, तो ये ऐसे फैक्टर है जो कि फूड इनसिक्योरिटी को बढ़ावा देते हैं। भूखमरी की स्थिति बढ़ती है तो वर्ल्ड के देशों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना, इसलिए मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड हंगर डे। कब? 28 मई को। 2025 में सॉल्विंग रेसिलियंस वर्ल्ड हंगर डे की थीम है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर के खिलाफ काम करता है, पूरे वर्ल्ड में भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए काम करता है। हंगर प्रोजेक्ट है ना, ये नाम है इस संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का। इसने 2011 में शुरू किया था वर्ल्ड हंगर डे को, और तब से ये हर साल मनाया जा रहा है 28 मई को। देखिए, विश्व भूखमरी पर एक रिपोर्ट भी आई थी कुछ समय पहले, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, GRFC रिपोर्ट 2025। इसमें बताया गया है कि 53 देशों में 295 मिलियन से अधिक लोग तीव्र भूख से पीड़ित हैं।
तीव्र भूख समझते हैं? भूख की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, खाना ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए, गाजा जैसे देशों में। तो यह बताया गया है कि 53 देशों में 295 मिलियन लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, मरने की स्थिति। और 2023 से अगर कंपेयर करें तो 13.7 मिलियन लोगों में वृद्धि हुई है तीव्र भूख की। बाल कुपोषण में भी लगातार छठे साल वृद्धि देखी गई भोजन की कमी के कारण। जो मेन रीजन है भूखमरी का वो कॉन्फ्लिक्ट है देशों के मध्य में, सबसे बड़ा रीजन कॉन्फ्लिक्ट हंगर का एक बहुत बड़ा कारण है। 20 देशों में 140 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार हैं केवल विवाद के कारण। वो घरेलू हिंसा हो, देशों के मध्य में युद्ध हो, जैसे रशिया यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कारण है हंगर का। गाजा, साउथ सुडान, हैती, माली, बहुत ही बेकार हालत है भूखमरी की। समझ सकते हैं आप यहां पर फूड इनसिक्योरिटी का ये सभी क्षेत्र सामना कर रहे हैं। तो 10 शीर्ष प्रभावित देशों में तीव्र कुपोषण के मामले 2023 में 26.9 मिलियन थे, जो कि 2024 में बढ़कर 30.4 मिलियन हो गए, है ना। सुडान, गाजा ये सबसे ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं भूखमरी के मामले में। तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आई थी अभी गाजा में कि 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मृत्यु होगी। तो ये कुछ एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट है। तो ये हालत है ऐसे देशों में, ठीक है। यहां पर जारी कौन करता है? अगर हम रिपोर्ट की बात करें, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस रिपोर्ट 2025 में जो आई थी, इसको जारी करने का श्रेय फूड सेफ्टी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को दिया जाता है। वैसे ये संस्था ने सहयोग किया था, इसके सहयोग से ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। मतलब दोनों संस्था का इसमें योगदान था। एक और डे याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्यान्न दिवस, यह मनाया जाता है अक्टूबर 16 को। तो दोनों डे अलग है। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई और वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। भूखमरी से संबंधित एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है, इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2024 में अक्टूबर मंथ में से जारी किया गया था, इस साल का एंड में आएगा। तो अगर हम लास्ट ईयर के इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी या भूखमरी की समस्या, जितने भी फैक्टर काम करते हैं उन डायमेंशंस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकाला जाता है। 2024 के इस इंडेक्स में 127 देशों में भारत को भूखमरी के मामले में 105वें स्थान पर रखा गया था। 127 देशों में 105वें स्थान पर। 2023 में हमारी रैंक 125 देशों में 111 थी। 2024 के इंडेक्स में 127वीं रैंक दी गई है सोमालिया को, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। तब तक हम आगे चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत को कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है? एफडीआई जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के नाम से जाना जाता है। मतलब दूसरे देशों के जो लोग हैं, दूसरे देश ने भारत में अलग अलग प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 2024-25 में भारत को टोटल एफडीआई प्राप्त हुआ है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर हो जाएगा आंसर ए। सॉरी, यहां पर सारे ऑप्शन सेम है, इसको ऑप्शन सही कर देता हूं मैं, ए बी सी डी। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमको एफडीआई प्राप्त हुआ है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। याद रहेगा। देखिए, अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं, 2013-14 में जो हमको एफडीआई उस वक्त मिलता था वो ऑलमोस्ट 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मतलब 10 साल बाद ये लगभग डबल हो गया है, डबल से ज्यादा हो गया है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 81.04 बिलियन यूएस डॉलर या अमेरिकी डॉलर हमको एफडीआई मिला। यहां पर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो 2023-24 में हमको जो एफडीआई मिला था वो था 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और अब ये बढ़कर हो गया है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मतलब जो बढ़ोतरी हुई है एक साल में एफडीआई की वो है 14%।
ये पूछा जाता है कंपैरिजन लास्ट ईयर से, तो याद रखना एफडीआई में कितनी बढ़ोतरी हुई, 14% का यहां पर जंप आया है। 2024-25 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस सेक्टर में आया? तो जो 100% एफडीआई हमको प्राप्त हुआ एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से सबसे ज्यादा आया है सर्विस सेक्टर में। 19% सर्विस सेक्टर में आया है एफडीआई। सेकेंड नंबर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेक्टर में 16%। तीसरे पर आता है ट्रेडिंग 8%। तो पहले नंबर पर 19% के साथ कौन है? सर्विस सेक्टर। अच्छा, किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया? तो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमको 100% एफडीआई मिला, उसमें से 39% केवल महाराष्ट्र राज्य में आया है। सेकेंड पर है कर्नाटका 13% और थर्ड पर है दिल्ली 12%। किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ? तो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है सिंगापुर से 30%। सेकेंड पर है मॉरिशस 17% और यूएसए है 11% के साथ तीसरे नंबर पर। तो एफडीआई के बारे में ये सारे डेटा को याद रखिएगा, जो भी डेटा पूछा जा सकता है वो सारा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। समर सेल का आपके लिए आज लास्ट डे है, तो आपके लिए सारे कोर्सेज क्रेजी जिकेट्रिक एप्लीकेशन पर अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। आप फायदा उठाइए, चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को एक बार। और इसके अलावा कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो वो आपको काफी नॉमिनल प्राइस में अभी 75 रुपीज में अवेलेबल है। और जो हमारा करंट अफेयर का ईयरली पैकेज है वो भी आपको 75 रुपीज में ही अभी मिल जाएगा। ये अगर आप अदर डे इंडिविजुअल लेने जाएंगे तो ये आपको कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ेगी, तो अभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्रेजी जिकेट्रिक एप्लीकेशन को। वहां पर आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज भी आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। तो ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट आता है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपका जो भी हर्डल है, जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। आगे आ जाइए। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी तक कौन थे? बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, डॉक्टर समीर वी कामत। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सबसे पहली बार डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए थे 2022 में। 2022 में अपॉइंट हुए, 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन 2024 में इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया और अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था 31 मई 2025 को। अब एक बार फिर से जो केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति है, इन्होंने 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंशन दिया है। मतलब लगातार 2 साल एक्सटेंशन दिया है डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत को। अब 1 जून 2025 से इनका जो 1 साल का बढ़ा हुआ कार्यकाल है वो शुरू होगा और 31 मई 2026 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और फिर उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होता है वो आगे देखेंगे। तो पहली बार कब अपॉइंट किए गए थे? 2022 में डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। भारत में रक्षा क्षेत्र, रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। डीआरडीओ के पास वर्तमान में 52 लैब्स देखने को मिलती है जो कि रक्षा उपकरण बनाती है। इसके चेयरमैन वर्तमान में समीर वी कामत है। 1 साल का इनको एक्सटेंशन दिया गया है अध्यक्ष के रूप में। डेनियल नोबोवा ने हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? डेनियल नोबोवा की बात करें तो इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है इक्वेडोर के प्रेसिडेंट के रूप में। वैसे देखिए, लास्ट ईयर अप्रैल 2025 में इस पद के लिए इलेक्शन हो चुका था इक्वेडोर के प्रेसिडेंट के पद पर और डेनियल नोबोवा इलेक्ट हुए थे। अब इन्होंने शपथ ली है अपने पद की। ये दूसरी बार इक्वेडोर के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए और इक्वेडोर के 48th प्रेसिडेंट बने हैं।
इसके पहले 2023 में ये प्रेसिडेंट बने थे इक्वेडोर के। अभी अप्रैल में जो इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इक्वेडोर में, वहां पर 55.8% वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मिले डेनियल नोबोवा को, और ये इक्वेडोर के 48th प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त किए गए। दूसरी बात, पहली बार कब बने थे? 2023 में। तो लास्ट ईयर चुन लिए गए थे, अब इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। इक्वेडोर, अगर हम लोकेशन देखें मैप पर, तो एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यहां पर अगर आप लोकेशन देखेंगे तो कोलंबिया और पेरू इनसे अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पश्चिम में पैसिफिक ओशियन से ये टच होता है। दक्षिण अमेरिकी देश। कैपिटल है क्वेटो, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल कैपिटल किसी भी देश की जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहां पर जो करेंसी है वो डॉलर चलता है यूएसए का, और प्रेसिडेंट डेनियल नोबोवा एक बार फिर से अपॉइंट किए गए। तो आंसर हो गया हमारा। आगे आ जाइए। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? यूईएफए महिला चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया आर्सेनल ने। आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, यूरोप की एक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता है यूईएफए महिला चैंपियंस लीग। यहां पर यूरोप का एक फुटबॉल क्लब है आर्सेनल। इसने फाइनल में, अच्छा विनर कौन रहा पहले तो ये याद करो। आर्सेनल फाइनल में इसने एफसी बार्सिलोना को हराया। तो विनर आर्सेनल फुटबॉल क्लब और रनर अप एफसी बार्सिलोना। तो ये जो इवेंट है महिलाओं का फुटबॉल इवेंट यूईएफए विमेंस चैंपियनशिप लीग, इसकी शुरुआत की गई थी 2001-2002 से। 2001-2 में इसका पहला टूर्नामेंट हुआ था। जब से यह शुरू हुआ है आर्सेनल ने दूसरी बार इस टूर्नामेंट को जीता है। पहली बार 2007 में यह विनर बना था, और अब दूसरी बार आर्सेनल की महिला फुटबॉल टीम यहां पर विनर बनी है। आपको पता है जो बार्सिलोना है ना, एफसी बार्सिलोना, इसने पिछले लगातार 2 इवेंट जीते हैं, और इस बार इसकी हैट्रिक होने वाली थी, लेकिन एफसी बार्सिलोना को फाइनल में हरा दिया आर्सेनल ने। तो विनर हो गई आर्सेनल क्लब फुटबॉल महिला टीम, और रनर अप हो गई एफसी बार्सिलोना की टीम। ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट है जो क्लब के मध्य में आयोजित किया जाता है। ये जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, और 2025 में अभी इसका आयोजन किया गया था पुर्तगाल के लिस्बन में। अभी मैंने आपको कुछ सेशंस पहले 2 और लीग बताई है यूरोप की। एक तो ला लीगा, बहुत ही फेमस है। 2024-25 ला लीगा का अभी समापन हुआ था। बार्सिलोना ने यहां पर जो अंक टेबल है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया, और ला लीगा 2024-25 का खिताब जीता बार्सिलोना ने। इसके अलावा यूईएफए यूरो लीग या यूरोपा लीग 2024-25 का आयोजन किया गया था। यह टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता था मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइनल में हराकर। तो ये सारे यूरोप के फुटबॉल टूर्नामेंट है, क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें क्लब पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, टीम के रूप में फुटबॉल क्लब खेलते हैं। तो जो महिलाओं का है वो भी याद रखो। ये 2 कुछ सेशंस पहले मई में ही हुए हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। आगे आओ। पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी जो कि राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है? आपको पता है पूर्वोत्तर में जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें पहले क्या था कि रेलवे लाइन नहीं थी। गवर्नमेंट ने युद्ध स्तर पर काम किया और पूर्वोत्तर में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। अब यहां पर पूर्वोत्तर भारत की चौथी कैपिटल बनी है जो कि नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ी है, और यह हो गई आइजोल। किसकी कैपिटल है? मिजोरम की। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। यहां पर एक रेल लाइन का निर्माण किया गया है, बेराबी सेरांग रेलवे लाइन। इसके माध्यम से मिजोरम की कैपिटल आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन नेक्स्ट मंथ होगा, जून में। ये बनकर तैयार हो गई है, ट्रायल्स पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट मंथ इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, और मिजोरम की कैपिटल आइजोल चौथी ऐसी कैपिटल बन जाएगी पूर्वोत्तर राज्यों की जो कि नेशनल रेल नेटवर्क या रूट से जुड़ जाएगी।
अभी तक असम की सीमा के पास मिजोरम में एक कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के केवल यहीं तक रेल लाइन जाती थी। ये अगर हम देखें तो जो नेटवर्क है ना मिजोरम में इंटर होते से असम में केवल 1.5 किलोमीटर तक ही फैला था। मतलब आप समझो मिजोरम में रेल लाइन ही नहीं थी, 1.5 किलोमीटर तक मिजोरम के अंदर बस ये रेल लाइन जाती थी और कोलासिब डिस्ट्रिक्ट ही केवल ऐसा था मिजोरम में जो कि रेलवे से जुड़ा हुआ था। अब जब बेराबी सेरांग लाइन बन गई है तो मिजोरम की कैपिटल आइजोल को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाएगा। ये 51.38 किलोमीटर की रेलवे प्रोजेक्ट है, पूरी लाइन है, जिसकी टोटल लागत 5021 करोड़ रुपए आई है संशोधित करके। पहले अलग अमाउंट था लेकिन क्योंकि डिले हुआ, पहाड़ी एरिया है, तो फिर लागत बढ़ी और ये टोटल आई है 5021 करोड़ रुपए। अच्छा, मिजोरम की कैपिटल आइजोल अगर चौथी कैपिटल है जो कि नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ी है, तो बाकी की 3 कैपिटल कौन सी है? बाकी 3 राज्यों की कैपिटल की बात करें तो असम की कैपिटल दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये भी रेलवे लाइन से जुड़ी हुई है। 3 पहले जुड़ गई थी, अब आइजोल को जोड़ा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का लोगो किसने डिजाइन किया था? देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 7 मई को पाकिस्तान पर रात में अटैक किया था। उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप है, टेररिस्ट जो भी अड्डे हैं, जो भी पॉइंट है, वहां पर इंडिया ने एक टारगेटेड ड्रोन से हमला किया और उस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था वो था ऑपरेशन सिंदूर, है ना। आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर न्यू इंडिया का सिंबल बन गया है, जहां पर हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल अपोजिट हो गई। पहले क्या होता था, जब हम पर कोई अटैक करता था, आतंकवादी घटना होती थी, तो हम चुप बैठ जाते थे। वर्ल्ड के लीडर्स जो कंट्रीज है उनसे डरते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजीज की कमी थी, थोड़ा हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है और यहां पर ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, उसी का सिंबल बना है। ऑपरेशन सिंदूर का जो आप लोगो देख रहे हो ना, उसको डिजाइन किया है लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने। आंसर हो जाएगा, आंसर है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे रिवील किया है, हमारी सेना ने रिवील किया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का ये लोगो बनाया था। अगर आप इस लोगो को देखेंगे ना, तो इसी से आपको एक ऊर्जा मिलेगी, है ना। इसी से हमको मतलब हमारे शौर्य, इंडिया का जो शौर्य है, हमारी सेना का जो शौर्य है, वो आपको यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये जो लोगो है, ये किसने डिजाइन किया है? ऑपरेशन सिंदूर का लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह। वैसे आपको सब पता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सारी घटनाएं, इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला समझौता, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो केवल लोगों को अभी रिवील किया गया है कि किसने बनाया, तो याद रखना कि इसे किसने बनाया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। अच्छा, विस्टाडोम ट्रेन होती क्या है? तो ये एक प्रकार के कोच होते हैं, विस्टाडोम कोच। होता यह है कि इसकी जो विंडो है ना, वो बड़ी होती है। ऊपर का जो आप छत देखते हैं वो पूरी तरीके से खुली हो सकती है, कांच की हो सकती है ना, ग्लास की हो सकती है, ताकि जब ट्रेन चले जंगल के एरियो में, पहाड़ के एरियो में, तो वहां पर स्काई, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ऐसी चीजों को व्यक्ति आराम से देख पाए। तो ट्रेन से नेचुरल ब्यूटी, ऐसे क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, इनका अमेजिंग व्यू मिलता है किसी भी व्यक्ति को। इसे नाम दिया गया है विस्टाडोम कोच या विस्टाडोम ट्रेन। तो हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, जो कि जंगल सफारी के लिए शुरू की गई है, इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और राज्य की नेचुरल ब्यूटी को प्रदर्शित करना, राज्य में जो टूरिस्ट है उनको आकर्षित करना। यह मुख्य उद्देश्य है इस जंगल सफारी ट्रेन को चलाए जाने का। ट्रेन बहरीच में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में, जिसे कहा जाता है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां से लेकर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में
दुधवा टाइगर रिजर्व तक जाएगी। ओके, तो कहां से कहां तक? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पीलीभीत का दुधवा टाइगर रिजर्व तक ये चलेगी। इस ट्रेन का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो कर्नाटक और गुजरात के बाद स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य बना है तमिलनाडु स्टेट। स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, स्पेस इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना, यह मुख्य उद्देश्य है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू किए जाने का। पहले कर्नाटका और गुजरात स्टेट यह पॉलिसी लागू कर चुका है, अब स्पेस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पॉलिसी को लागू किया है तमिलनाडु राज्य ने। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना, आने वाले 5 सालों में 10,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना जो कि स्पेस सेक्टर के लिए हो, और यहीं से 10,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो तीसरा ऐसा राज्य जिसने अपने यहां पर स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू किया कौन हो जाता है? तमिलनाडु। पहले 2 राज्य कौन थे? कर्नाटका और गुजरात। आपको पता है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी ताकि स्पेस इकोसिस्टम को देश में बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत स्पेस इंडस्ट्रीज के सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना, निवेश को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है इसके लिए, काफ़ी फंडिंग भी देती है, सब्सिडी भी देती है। तो ये सारे कार्य इंडियन स्पेस पॉलिसी के तहत किए जाते हैं। 2023 में इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लेकर आई थी। ओके, तो यहां पर 29 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। पहला क्वेश्चन था 46th आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? मलेशिया के कुआलालंपुरम में। 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप के पहले चरण में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह हो जाता है इंडिया। हाल ही में समुद्र में तेल रिसाव के कारण भारत के किस राज्य ने इमरजेंसी घोषित की है? तो यह हो जाता है केरल स्टेट। रोमानिया का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? रोमानिया के नए प्रेसिडेंट निकोसो डेन बनाए गए हैं। संचार मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई? इसे शुरू किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। द विमेन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पियोनियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर स्नेह भार्गव के द्वारा। हर साल इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 मई को। हाल ही में भारत ने आयुष पद्धति को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है WHO के साथ। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। और हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो यह जेट इंजन को बनाए जाने से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हो गए, आंसर ले लिए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह। और महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? तो उदय सिंह सेकेंड महाराणा प्रताप के पिता थे। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो जाते हैं हमारे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक मतलब उबालने का तापमान कितना होता है? सिंपल क्वेश्चन है। आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? और मनुष्य के शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तीनों क्वेश्चन पॉज करके देख लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।